हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपने कंप्यूटर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लें। आज बेसिकली एक जेईई का पेपर हुआ था प्रीवियस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे उनको डिटेल में देख लेते हैं, ताकि जो आपको एक तरीके से आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो जो जेईई में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे बात करिए कि जब डाटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि जब भी आप इनपुट करते हैं तो इनपुट से वो जाता है सीपीयू के पास। तो सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और लास्ट में आपको उसकी आउटकम मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, कैलकुलेशंस बोल देते हैं। ओके, मतलब मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज डूइंग कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, द व्हाट इज ईडीपी। ईडीपी क्या होता है, बेसिकली जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हमारे पास टीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे भी ईडीपी का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू ऑफिसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर की हेल्प से जब आप डाटा एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। उसका मतलब ये आप क्या राइट आंसर बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, आपका फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। जो आप वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं उसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं। बेसिकली वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे घुमा के पूछा है। जो वहाँ पे डाटा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन होना। पर वही लिखा है, अगर आप एक वर्किंग पढ़ते हो कंप्यूटर की कि वो कैसे वो वर्क करता है, एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे चलती है, तो आप उसके लिए क्या पढ़ते हैं, बेसिकली सर उसके हम बोलते हैं प्रोसेस। कि जब भी हमारे पास वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और वो चलते हैं। तो जब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन जो होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो उसी की एक तरीके से थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्राम हमारा चलता है तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे थर्ड का आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द। यहाँ पे बात करिए कि आपके पास जो कंप्यूटेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन हैंडल करता है। तो सर हमारा वो एएलयू हैंडल करता है। ये हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो सारे कंप्यूटेशनल हो और चाहे कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनके साथ डील करने का काम करता है। इसके अलावा हमने सेट ऑफ अलग अलग रजिस्टर्स पढ़े हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा था एक्यूमुलेटर के बारे में। एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो एक तरीके से कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है और साथ साथ जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको भी अपने अंदर, उसको भी स्टोर करने का काम करता है। तो ये डाटा होता है जो एक्यूमुलेटर के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा डाटा रजिस्टर होता है जो डाटा हैंडल करता है या फिर डाटा स्टोर करता है। इसके अलावा हमारे पास एमएआर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ना। इसके सेट ऑफ अलग अलग रजिस्टर होते हैं। जैसे पीसी पूछा जाता है, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो एड्रेस होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, कि जो अभी करंटली इंस्ट्रक्शन चल रही है उसके आगे कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको हैंडल करता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। इसके अलावा हमारे पास आता है एक मेमोरी एड्रेस जो पे बात करें। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है कि जो करंटली इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है उसको कौन अपने अंदर स्टोर करता है, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ऐसे करके जो हमारा पूरा एक अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं कि मैकेनिज्म होते हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ऐसा मैकेनिज्म होता है जो सारे कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल द इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एज। यहाँ पे बात करी कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन का काम मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो वो हमारा कंट्रोल यूनिट वो काम करता है ना। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली कंट्रोल यूनिट को हम बोलते हैं नर्व्स ऑफ। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो न्यूरॉन्स की तरह भी बिहेव करता है एज इन कंप्यूटर के अंदर न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड इन अ कंप्यूटर। तो जब हम कमांड्स को कैरी आउट करते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। कि बेसिकली जो आपकी कमांड्स आई हैं उसको आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। देखो यहाँ पे सिंपल एक कीवर्ड दे रखा था प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब यही होता है कि जब आप कोई चीज़ चला रहे हो, तो जब आप कोई चीज़ चला रहे होते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोल देते हैं। तो वही लिखा है प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, तो इसको हम बोल देते हैं एग्जीक्यूशन। बाकी देखो जो फैचिंग होता है तो फैचिंग को हम क्या बोल देते हैं, अगर आपको लिखना होगा नोट पे तो आप इस आपको इसको ऐसे लिख लेना कि सर जो हमारी फैचिंग होती है, तो फैचिंग से हम ये समझते हैं कि जब हम कोई डाटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है, रिट्रीव करते हैं किस चीज़ को, या तो कोई डाटा होगा या तो इंस्ट्रक्शंस होंगे। डाटा होगा या तो कोई आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जब आप इसको रिट्रीव करेंगे तो उसको फैचिंग बोल देते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे यहाँ पे स्टोरिंग दे रखे हैं, तो स्टोरिंग की हेल्प से क्या होता है, स्टोरिंग बेसिकली जब आप फाइनल जब डाटा सेव करते हो,
सेव द डाटा या फिर आउटकम जो भी होती है उसको जब आप सेव करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोरिंग बोल देते हैं उस स्टेप को। बाकी डिकोडिंग क्या होता है, तो डिकोडिंग हम इस चीज़ को बोलते हैं जब आप क्या करते हो, उस कमांड का एक्चुअल में मीनिंग समझते हो, ठीक है? कि वो क्या उस कमांड से क्या एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा, उसको हम बोल देते हैं डिकोडिंग। तो सिंपली अगर आप इसको नोट करना होगा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर बेसिकली ये होता है हमारे पास ट्रांसलेट कमांड। ये बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। बेसिकली कंप्यूटर को समझाने का काम करता है या फिर हार्डवेयर से एक्चुअल में कैसे हमें वो काम लेना है वो बताने का काम करता है। तो ट्रांसलेट कमांड, जो भी कमांड आपने पहले फेच करी होती है उसको क्या करता है, उसको बेसिकली समझता है, डिकोड करता है। क्योंकि सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है फेचिंग होने का, कि मेमोरी से आपकी कोई इंस्ट्रक्शन आपने लेकर आए, उसको बाद में आपने समझा, दूसरे नंबर पे उसको ट्रांसलेट किया, थर्ड नंबर पे आपने उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब कैरिंग आउट द कमांड, जो भी कमांड थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि अब इसको आप इम्प्लीमेंट करो, और लास्ट में आप क्या करते हो, उसको स्टोर करते हो। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो बेसिकली एक जब आप सिस्टम पढ़ते हैं पूरा, तब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स। देखो जो भी अनप्रोसेस्ड आइटम्स होती है उनको हम क्या बोल देते हैं सर, उसको हम डाटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जब डाटा आपका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, जब आपका डाटा प्रोसेस हो जाता है तो उसकी आउटकम क्या निकलती है, तो उसकी जो आउटकम होती है वो हमारी निकलती है इन्फॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर बेसिकली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इसको हम बोल देते हैं कि एक प्रोसेस्ड डाटा है ये। क्योंकि यहाँ पे डाटा क्या है, एक हमारा अनप्रोसेस्ड आइटम है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है सर, ये हमारे पास एक प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड डाटा होता है ये। ओके, या फिर इसको बोल सकते हैं आउटकम फॉर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ समथिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बाकी मेमोरी आपको पता है जहाँ पे आप कोई भी डाटा मतलब स्टोर करते हैं, इसके अलावा डाटा रीड राइट करते हैं, तो वो सारा विद हेल्प ऑफ मेमोरी करते हैं। रिपोर्ट्स क्या होती है, रिपोर्ट्स बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक अगर रिव्यू करना है किसी चीज़ को, है ना, जो भी हमारे डाटाबेस में कोई डाटा हमने इंसर्ट किया है या फिर सेव किया है, अगर हमें उसको रिव्यू करना है तो रिव्यू को ही हम क्या बोल देते हैं, रिपोर्ट्स बोल देते हैं। जैसे आप कभी इन फ्यूचर जैसे मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो वो बोलेंगे आप हमें रिपोर्ट बना के दो, है ना, वो आपको दे देंगे कि एक हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड है, इसका आप हमें एक समराइज रिव्यू या फिर एक रिपोर्ट बना के दो। तो आप कैसे देंगे, बेसिकली आप उसका एक पूरा का पूरा रिव्यू उनको दे देंगे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम बोल देते हैं बेसिकली रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेवंथ क्वेश्चन हमारा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। यहाँ पे बात करिए कि सूचना सृजित करने के लिए आंकड़े काम लेना क्या कहलाता है ना। तो बेसिकली जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो मैनिपुलेशन बेसिकली होता है क्या है, प्रोसेस करना। ओके, बस वही चीज़ जो घुमा फिरा के पूछी गई है कि जब भी आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं डाटा को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि डाटा क्या होता है, सबसे पहले मैनिपुलेट होता है ना, किसके द्वारा मैनिपुलेट होता है, बेसिकली हमारे सीपीयू के द्वारा, है ना। डाटा क्या होता है, मैनिपुलेट होता है या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस होता है। तो डाटा जब प्रोसेस होता है उसके बाद लास्ट में वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो वही लिखा है कि डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन, कि डाटा से इन्फॉर्मेशन वो कैसे बनती है, जब हम उसको मैनिपुलेट करते हैं या फिर उसमें प्रोसेसिंग करते हैं। तो मैनिपुलेशन लिखा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको घुमा के पूछे जाते हैं ताकि आपको एक तरीके से आपको नॉलेज चेक किया जाता है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना डेप्थ नॉलेज है, कि आप उस चीज़ को समझते हैं कि आपने सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे बात करिए कि एएलयू के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो ये काम तो हमारा करता है। सेकंड दे रखा है हमारे पास कि स्टोर डाटा, ठीक है, एएलयू बेसिकली हमारे पास डाटा स्टोर नहीं करता, ये बेसिकली कैलकुलेशन वगैरह या फिर कोई हमारे पास जो भी एक तरह के ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक है चाहे फिर लॉजिकल ऑपरेशंस है, उनको करने के लिए सहायक होता है। तो सेकंड तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर थर्ड थर्ड दे रखा है परफॉर्म कंपैरिजन, तो देखो ये भी काम करती है कि एएलयू का काम ही क्या होता है, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो चाहे आपके कंपैरिजन की ऑपरेशन हो, जिसको आप क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बोल देते हैं। तो ये दोनों काम करते हैं हमारा एएलयू यूनिट। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। फिर लास्ट दे रखा है कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस, ये काम नहीं करता है। इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करने का ये काम नहीं करता है, इसके लिए हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं अलग अलग, तो वो ये काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके जो है आपका पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है, आपने बस समझना आता है कि क्या मैकेनिज्म है, क्या उसकी वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम वाज डेवलप्ड बाय। बेसिकली आपका जो परम है ये किसने डेवलप किया है। तो परम बेसिकली एक्चुअल में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास परम है इसको सी डैक के द्वारा इन्वेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो आज आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि जो सी डैक है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये परम बेसिकली आपका जो एक तरीके से सुपर कंप्यूटर है ना, तो परम
जो आपका सीडैक ने बनाया है, तो सीडैक की फुल फॉर्म क्या है? ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सीडैक एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडैक? ये आपके दोनों होमवर्क रहेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके इसका राइट आंसर देंगे। ओके, तो ये इसका परम का क्या बन जाएगा? सीडैक के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हिच डिवाइसेस यूज्ड हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? कि जो आप हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? सर उसको हम पीडीए डिवाइसेस बोल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि हमारे पास एक पीडीए होता है, ठीक है? यहाँ पे पीडीए होगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे स्पेस होगा या तो इन दोनों के बीच में या तो सिंपल पीडीए होगा। कि पीडीए जो होता है, ठीक है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली डिज़ाइन ही किया गया था जब हमें हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं। तो 11 पे यहाँ पे हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? पीसी कंप्यूटर होता है जिसमें जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं हमारे? सर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये एक बार पूछा गया था कि जो आपके माइक्रो प्रोसेस्ड सिस्टम होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? जो बेसिकली नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती है। तो उसको सर हम पर्सनल कंप्यूटर्स बोल देते हैं। बाकी मेन फ्रेम का पूछा जाता है कि कैसा सिस्टम होता है जो बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज़र्स के साथ डील करने का काम करता है, तो वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। जैसे हमारे बैंक के सर्वर्स होते हैं ना जहाँ पे डेली लाइफ में ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस होती हैं ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, तो वो किस टाइप के सिस्टम आते हैं? वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड एज। यहाँ पे बात करिए कि जो आपकी स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट होती है ना जो आप माउस के नीचे रखते हैं, बेसिकली क्या होता है आपको इस टाइप का एक आप परचेज करते हैं मार्केट से, इसको आप क्या बोलते हैं कि जिसके ऊपर आप अपना माउस यूज करते हैं, जिसके आप आपका माउस होता है ना इसको आप यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको माउस पैड बोल देते हैं। ओके, तो वही लिखा है कि एक स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है जो हम माउस के नीचे बेसिकली यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माउस पैड। ओके, क्योंकि इसके ऊपर माउस हमारा अच्छे से वर्क करता है तो इसको हम तब परचेज करते हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? ऐसी कौन सी कीज होती हैं जिनको हम कंबाइन कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर की, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, या फिर हिंदी में लिखे तो इसमें लिखा है किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी या फिर की का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं? सर जो हमारे पास बोलते हैं हम उसको, हमारे पास मॉडिफायर की होती है हम उनका यूज़ करते हैं। तो मॉडिफायर की देखो यहाँ पे कौन-सी दे रखी है? मॉडिफायर की हमारी 3 ही होती है। एक हम बेसिकली अल्ट पढ़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम शिफ्ट पढ़ते हैं और इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? कंट्रोल की पढ़ते हैं। तो देखो इन तीनों में से कौन-सी की दे रखी है, जो क्या करती है विद द हेल्प ऑफ हम अनदर की के साथ यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से कोई एक एक्शन परफ़ॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा है, जैसे हम रोज़ कमांड पढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस ए पढ़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम सारे कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पढ़ते हैं। देखो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले सर हम एक की यूज़ कर रहे हैं, मॉडिफायर की यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से नई की यूज़ कर रहे हैं, वही लिखा है कॉम्बिनेशन करते हैं विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? जैसे हम कंट्रोल के साथ ए यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है? सेलेक्ट ऑल का काम करता है, और कंट्रोल के साथ अगर जब डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है? किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करता है, ठीक है? क्लोज़ द डॉक्यूमेंट, या फिर जो पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपने सेट ऑफ अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखे हैं, उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इन एमआईसी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे सी का पूछा है, तो देखिए सी का बन जाएगा मेरे पास, कैरेक्टर बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, वो मैंने आपको फुल फॉर्म में बता दी यहाँ पे। और जो एमआईसीआर है ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जो आपके पास बैंक में चेक वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ एंड लेंथ आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। तो इनको हम ये क्या बोलते हैं? बार कोड बोल देते हैं ना, बार कोड इसको हम बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास एक ऐसे बोलते हैं कि बेसिकली ऐसे होते हैं बार, जैसे आप ये देखते हो ना, जब आप जाते हो तो आप ऐसे देखते हो कि एक ऐसे ऐसे इस टाइप के कुछ बार कोड होते हैं। जैसे आप मार्केट में कुछ परचेज करते हैं तो ऐसे करके आपको एक बार कोड देखते हैं ना स्कैन होने के लिए, ठीक है? ये बेसिकली आपको वहाँ पे दिखेंगे जहाँ पे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर बारकोड लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको स्कैन करते हैं। तो उसके बाद तो उसकी जो पेमेंट होती है ऑटोमेटिकली वो फेच होके आती है उस आपकी उनके उनके सिस्टम में, और फिर लास्ट में वो आपकी बिलिंग कर देते हैं। तो उसको उस टाइप की सिस्टम होता है, उसको बारकोड बोलते हैं। ओके, बाकी स्काई दे रखा है, स्काई को हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा 7 बिट का था जो स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद हमारे पास इसका लेटेस्ट वर्ज़न था, उसको हम क्या बोलते हैं? स्काई 8 बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं अपडेटेड स्काई, है ना? या फिर 2-3 नाम होते हैं इसके, ठीक है? अपडेटेड स्काई बोलते हैं, स्काई 8 बोल देते हैं। तो ये हमारे पास कितने बिट का था? ये हमारे पास 8 बिट का स्काई कोड था।
तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट आपको इनमें से अलग बताना है। तो देखो माउस, स्कैनर और कीबोर्ड सारे इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल करता है। बेसिकली आप जब आप कोई कमांड देते हो तो आप कमांड कैसे देते हैं सर, विद द हेल्प ऑफ हमारे इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली वो ये कि ऐसे जो डिवाइसेस जो आपको क्या करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, डिवाइस जो आपके साथ कंप्यूटर संचार होने देता है उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है। जो आपको कंप्यूटर क्या करता है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीके से हेल्पफुल होता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। क्योंकि आपको आउटपुट लास्ट में कहाँ मिलती है, आपके किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर मिलती है। ओके, तो देखो क्वेश्चन ऐसे होता है तो थोड़े मतलब घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। बाकी अगर इनपुट का पूछा जाता है तो इनपुट का यही पूछा जाएगा, इसका जस्ट उल्टा है कि लेट्स यू टॉक टू द कंप्यूटर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे डिवाइस होते हैं जो करते हैं लेट्स यू टू टॉक विद कंप्यूटर। ओके, तो वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। और आउटपुट का वही है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर आपको कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्स बैक करता है आपको, तो वो हमारे आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चंस का ना समझना है कि किस वे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो है ये सिंपल क्वेश्चन है, पर कई बार जब हम उसको एनालाइज करके नहीं पढ़ते तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको एनालाइज करने की किस टाइप से, वो किस संदर्भ में वो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस है तो सबसे पहले किसने बनाया था, डगलस एंगलबर्ट ने इसको बनाया था। ये मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया था कि डगलस एंगलबर्ट ने जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर का माउस था वो इनको इसने क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपने क्या करना है, इनको नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ। देखो जब आपकी लाइट वगैरह चली जाती है फिर आप मेमोरी में उस मेमोरी में डाट मतलब पावर नहीं देते हैं तब भी डाटा उसके अंदर सेव रहता है। तो वो हमारे पास किस मेमोरी कैटेगरी में आ जाती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में आ जाती है। ओके, नॉन वोलेटाइल को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट जो स्टोरेज है उनको हम बोल देते हैं, जिनको कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज वही होती है, देखो क्वेश्चन ऊपर 19 और 20 सेम एक जैसा ही है। इसमें भी लिखा है सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, जहाँ पे हमें कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 20 का क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको क्या किया है, घुमा के वहाँ पे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस आपने वही देखना है किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव द रीड एंड राइट कंपैटिबिलिटीज एक्सेप्ट। देखो सारे के सभी मीडियाज के पास क्या होते हैं, रीड या राइट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, पर किसके पास नहीं होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास राइट आंसर, यहाँ पे बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सी डी रोम राइट आंसर बन जाएगा। ओके, क्योंकि जो हमारे पास सीडी रोम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वन टाइम ही एक बार क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसको बार बार राइट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मतलब इसमें क्या कैपेबिलिटी होती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें हम क्या कर सकते हैं, लैक ऑफ राइट कैपेबिलिटी होती है। ओके, रैट ऑफ राइट, क्योंकि बस एक बार जब हमने डाटा इसमें लिख दिया तो वो वैसा ही रहता है, उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं बार-बार। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। यहाँ पे बात करें कि सीक्वेंशियल एक्सेस किसके पास होता है। हमारे पास दो टाइप के एक्सेस होते हैं, एक रैंडम होता है, दूसरा हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, सीक्वेंशियल बन जाता है। रैंडम में हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हमें बस पता होता है कि हमें इस मेमोरी के पास जाना है, इस मेमोरी में इस लोकेशन पे भी कोई डाटा पड़ा है, उसको उठाकर लेकर आ जाओ, तो उसको बोलता है रैंडमली एक्सेस। दूसरा होता है सीक्वेंशियली एक्सेस, कि जब आप क्या करते हो, जब आपको कोई डाटा लेना होता है तो आपको उसको सबसे पहले मेमोरी, मान लेते हैं वो डाटा चौथे नंबर पे पड़ा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नंबर 1 पे जाएँगे, फिर 2 पे जाएँगे, फिर 3 पे जाएँगे, फिर लास्ट में 4th पे जाएँगे, तब वो आपका डाटा मिलेगा, तब आप उसको लेकर वापस सीपीयू के पास भेज देंगे। तो ये हमारे पास 2 मैकेनिज़्म होते हैं, एक रैंडम होता है, रैंडम में सिंपल क्या करते हैं, जिस मेमोरी पे आपको जाना है वहाँ पे डायरेक्टली आप जाते हैं, वहाँ से डाटा उठा कर ले आते हैं। पर सीक्वेंशियल में क्या करना पड़ता है आपको, जो एक सीक्वेंस होता है उसको उसके थ्रू ही आप उस मतलब ब्लॉक तक पहुँचते हो, मेमोरी ब्लॉक तक, और वहाँ से आप डाटा रिट्रीव करके लेकर आते हो सीपीयू के पास। तो ये मैकेनिज़्म होते हैं। तो बस वही बोला है कि ऐसा कौन-सा
मेमोरी है जो क्या करती है, सीक्वेंशियल एक्सेस को फॉलो करती है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए कौन-सा बन जाएगा हमारे पास राइट आंसर, हमारा सेकंड नंबर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि सर हमारे पास एक टेप होती है, तो टेप हमारी क्या होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, मेमोरी होती है। जैसे आप देखते थे जब पुराने टाइम में जब आप देखते होंगे जो वो होते थे, है ना? मतलब म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए आपके टेप्स होते थे। तो टेप्स में क्या होती थी, रील्स डली होती थी ना, ब्लैक ब्लैक कलर की जो रील्स होती थी। तो जैसे आप उसको रील को उसमें बेसिकली जो आपका म्यूज़िक प्लेयर है तो उसमें इंसर्ट करते थे, तो क्या होता था बेसिकली एक रील स्क्रॉल होती थी। तो वो रील में डाटा कैसे चलता था, वो बेसिकली आपके डाटा को रीड करता था एक सीक्वेंस में। जैसे आपने मतलब फर्स्ट गाना आपका या इस वे में चलना है और आपकी जो ये वाली रील है, ये वाली रील पूरी आपकी फ़िल है। तो ये क्या होता था, ये बेसिकली ऐसे करके मूवमेंट करता था आगे को। जैसे ये आपका ये वाला जो वहाँ पे होते थे घूमने वाले, है ना? तो ये वैसे व्हील घूमते थे, तो ऐसे से आपकी ये रील भी घूमती रहती थी। बेसिकली यहाँ की जो रील है वो शिफ्ट होती रहती थी दूसरी साइड को। उसी अकॉर्डिंग आपको क्या देता था, जो म्यूज़िक था वो सुनाई देता था। है ना? जो बेसिकली आप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जो नए बच्चे हैं शायद उनको नहीं आइडिया होगा उसका, पर जो पुराने बच्चे हैं उनको जो मतलब 90s के बॉर्न हैं उनको तो आइडिया होगा इस चीज़ का। बाकी जिन्होंने नहीं देखा है वो बेसिकली इसको सर्च कर सकते हैं कि जो पुराने टाइम पे जो टेप रिकॉर्डर वगैरह होते थे, उसमें कैसे गाने सुनते थे, क्या से वो करते थे। जब आप उसका एक विज़ुअलाइज़ कर लोगे या फिर विज़ुअली तरीके से देख लोगे तो आपको क्लैरिफ़ाई हो जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइप का जो मैकेनिज़्म होता था वो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आता था। नेक्स्ट दे रखा है सीडीआरडब्ल्यू। तो सीडी जो हमारे पास री रिटन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये बेसिकली होता है कि हमारे पास कि इसको हम इरेज़ भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। तो सीडीआरडब्ल्यू का मतलब ये क्या होता है, री-रिटर्न। तो यहाँ पे वो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर बन जाएगा कि बेसिकली ये हमारे पास फास्टेस्ट एक्सेस होता है। अ, ठीक है, यहाँ पे ना ये नहीं आएगा, 1 सेकंड। It has the fastest access than an internal disk. It is a form of optical disk, so it can only be written once, hold less data and a flow। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, री राइट करना। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को री राइट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सी डी आर डब्ल्यू होता है, ये बनाया इसलिए गया था कि हमें रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हम जैसे अगर सपोज़ कर लो कि जैसे आपको क्या करना है, कोई मूवी लेनी है, आप क्या करते हो अपने फ्रेंड के सिस्टम से मूवी लेके आ जाते थे अपने डेस्क के ऊपर, फिर आप चाहते थे कि मुझे कल को कोई और मूवी लेनी है। तो उसके लिए आपको बार-बार एक स्टोरेज मीडिया परचेज़ ना करना पड़े, तो उसके लिए हमने बनाया था सीडीआरडब्ल्यू, जिसको बोलते हैं री-राइटेबल, कि आप इसमें जितनी मर्ज़ी बार चाहो राइट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीवीडी इज एन एग्जांपल। तो डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल देते हैं। और इसमें जो स्टोरेज होती है वो डिपेंड करती है आप कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। जब आप सिंगल लेयर यूज़ करते हैं कि आप डबल लेयर यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था ये दोनों चीज़ें। तो सिंगल लेयर में आप 25 जीबी तक स्टोर कर सकते हैं, डबल में वो यूज़ कर दुगना 50 जीबी स्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग एक तरीके से मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग जो हमारे पास टाइप्स होते हैं। तो जिस जो टाइप का आप लेते हैं डीवीडी, उस टाइप की आपको स्टोरेज मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, स्टोरेज मीडिया सच एज सीडी रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन यूजिंग। तो जो हमारे पास सीडी होती है उसमें हम रीड और राइट कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हम क्या करते हैं, लेजर बीम हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा को रीड या फिर राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, लेजर बीम ऑफ रेड लाइट। ठीक है, और देखो रेड लाइट भी यूज़ की जाती है, इसके अलावा मैंने आपको और बताया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने और कलर बताया था आपको कि बेसिकली हम थोड़ा वायलेट कलर होता है एक तरीके से, प्रॉपर रेड नहीं होता, तो थोड़ा वायलेट कलर होता है। तो अलग-अलग जो सीरीज़ होती है उनके अकॉर्डिंग वो चलता है। जैसे डीवीडी में हम मैक्सिमम आपने पढ़ा होगा, डीवीडी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो रेज़ होती हैं वो अलग हम यूज़ करते हैं। बेसिकली मैकेनिज़्म तो एक ही होता है, लेज़र बीम का सहारा लेते हैं। तो जो अलग-अलग ऑप्टिकल मीडियाज़ होते हैं ना, उसमें कलरिंग चेंज हो जाती है। जैसे सीडी में रेड लाइट यूज़ की जाती है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि सर डीवीडी होती है, तो उसमें हम किस टाइप की जो है रे हम यूज़ करते हैं। सेकंड आपका नो नंबर का होमवर्क ये रहेगा, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड एंड वर्क विद डाटा। एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे डाटा को लोड किया जाता है और साथ ही साथ उसके ऊपर काम किया जाता है। तो कौन-सी मेमोरी के ऊपर आप ये काम करते हैं? सर जो हमारे पास रैम होती है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं सर, हमारी मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी दे दे रखा होगा ऑप्शन में, चाहे वो रैम दे रखा होगा, तो इसका मतलब हम किसकी बात करते हैं, रैम की बात करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ समझाई है स्टार्टिंग में ही, कि
तो बेटा जब भी कोई काम होता है आपके सिस्टम का या फिर जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं फ़ोन में या फिर म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो आप वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी कहाँ पे आ जाती हैं आपकी जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तब वो आपकी मेन मेमोरी के ऊपर आ जाती हैं, जो बेसिकली आपकी रैम होती है। तो सारे प्रोग्राम आपके रैम के ऊपर ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल सिस्टम रिसाइड परमानेंटली, जो आपकी फाइल सिस्टम्स होते हैं वो कहाँ पे रिसाइड होते हैं, तो वो हमारे सर सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि देखो फाइल सिस्टम होता ही क्या है, जहाँ पे आप अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। ओके, तो ये फाइल सिस्टम एक होते कौन कौन से हैं सर, जैसे हम NTFS पढ़ते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसके अलावा आप FAT32 पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, है ना? ये सारे हमारे विंडोज में चलते हैं। ओके, इसके अलावा हम सर लिनक्स का पढ़ते हैं। लिनक्स का कौन-सा हम पढ़ते हैं? जैसे EXT4 सबसे पॉपुलर है, वो हम पढ़ते हैं। तो अलग-अलग फ़ाइल सिस्टम्स होते हैं अलग-अलग कंप्यूटर्स में। NTFS जो हमारा होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और वैसे ही सर हमारा FAT32 होता है ना? फाइल एलोकेशन टेबल जिसको बोलते हैं। और जो हमारा FAT32 है, इसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं फाइल को स्टोर कर सकता है जो लेस देन हमारी 4 जीबी होती है, ठीक है? लेस देन या फिर इक्वल टू हमारा क्या होती है, 4 जीबी से जो कम फाइल है, उसी को ये एक तरीके से पॉइंट आउट कर सकता है कि इतनी जो फ़ाइल है ये मेरे पास एग्ज़िस्ट करती है। इससे ज़्यादा कोई फ़ाइल होगी तो वो नहीं कर सकती है। तो इससे ज़्यादा जो फ़ाइल है वो कौन सपोर्ट करता है, हमारा NTFS सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, जब ये सारी सीरीज़ हम स्टार्ट करें तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने स्टार्टिंग में ही करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट, देखो इन्फॉर्मेशन जब भी ट्रैवल होती है विद द हेल्प ऑफ बस होती है। ओके, और बसेस कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली हम सर मेजर पढ़ते हैं 3 टाइप की बसेस, है ना? एक तो हम पढ़ते हैं एड्रेस बस, ठीक है, जहाँ पे एड्रेस जाते हैं। एक हमारी आती है डाटा बस, है ना? एक एड्रेस बस आती है, एक डाटा बस आती है। इसके अलावा एक हमारे पास जब हमें अ, एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक बस आती है। तो 3 टाइप की जो बसेस होती हैं वो हम पढ़ते हैं। जो हमारी सर एड्रेस बस होती है, ये सर हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, ये आपने हमें बताया था। और जो हमारी डाटा बस होती है, ये हमारे पास क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी जिन्होंने लिखा है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये सारी सीरीज़ जिन्होंने स्टार्टिंग से देखी है, उनका तो ऑटोमैटिकली जो इन्फॉर्मेशन समझना, डिकोड करना, वो सारा ऑटोमैटिकली कैपेबल हो गया होगा इतना कि वो सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सेसरीज़ कनेक्टेड द सिस्टम यूनिट विद, जो आपकी एक्सेसरीज़ होती हैं, जो आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, तो कहाँ से कनेक्ट करते हैं? सर विद द हेल्प ऑफ पोर्ट हम कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर वगैरह कल को लेंगे, तो जैसे मैं बोलूँगा आप माउस बाहर से अटैच करो, तो माउस कहाँ पे अटैच करेंगे? सर हम USB पोर्ट वहाँ पे दिया होता है, वहाँ पे हम उसको अटैच करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पोर्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, बेसिकली जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसके एग्जांपल क्या है यहाँ पे? प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा बन जाएगा? देखो यहाँ पे डिवाइस की बात करिए तो यहाँ पे टैबलेट राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि डिवाइस में ये आता है सारी चीज़ें प्री बिल्ड ही होती हैं, फिर प्री इंस्टॉल्ड ही होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्री कन्फिगर्ड ही होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डिवाइस की बात करी थी, तो डिवाइस यहाँ पे टैबलेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है ना टैबलेट के अंदर, तो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल, देखो हमारे पास कोबोल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेसिकली ऑब्जेक्ट कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं इसको ना। कोबोल जो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। बाकी जो कोबोल होती है बेसिकली बनाई किसके लिए गई थी, जो बेसिकली हमारे पास कमर्शियल पर्पस था उसके लिए हमें बनाई थी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपने समझनी है। चलो आपका एक होमवर्क, एक और थर्ड नंबर का होमवर्क रहेगा कि जो आपके फाउंडर थे वो कौन थे कोबोल के। ये आपने चलो पहले भी बताया बच्चों ने, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो उनको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। एक तो फाउंडर प्लस उनका जो ईयर है, कौन से ईयर में उनको इसने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम थे जो सबसे स्टार्टिंग में जो बने थे, तो वो कौन सी लैंग्वेज में बने थे? तो वो हमारे मशीन लैंग्वेज में बने थे, है ना? जैसे लेडी अगस्ता लवलेस थे जो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर, है ना? तो वो कौन थे? लेडी अगस्ता लवलेस। तो उनके द्वारा भी बेसिकली जो कोड बनाया गया था वो मशीन लैंग्वेज में बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद हमारी असेंबली आई, असेंबली से बाद हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई। तो ये ऐसे करके हम सारा मैकेनिज्म है वो पढ़ते हैं। फिर जो हमारे पास बेसिक है ना, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, तो बेसिकली जो बेसिक लैंग्वेज है इसको किसने बनाया था? जॉन जी कैनेडी ने इसको बनाया था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? बी राइट आंसर आपका बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। तो जब भी आप पिक्चर की बात करते हैं ना कि आपको कोई प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर आपको दिखता है या फिर उसका जो एल्गोरिथम आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखता है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे आपको क्या करते हैं, आप सबसे पहले कोई डाटा इनपुट लेते हैं, है ना। डाटा आप क्या करते हैं, बेसिकली जब आप इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद आप क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, है ना। प्रोसेस होने के बाद या तो वो प्रोसेस येस होगी या तो वो प्रोसेस नो होगी, इसके बिहाफ पे आप कंडीशंस लगाते हैं। जो कंडीशन आती है उसके बिहाफ पे आप क्या करते हैं, जो आउटकम है उसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। बेसिकली कुछ होगा तो यहाँ पे अगर येस होगा तो येस वाली आउटकम चलेगी, नो होगा तो नो वाली आउटकम चलेगी। उसके बाद जब आप क्या करते हो, फाइनल उसका जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा देते हो। तो जो इस टाइप का आप पूरा प्रोग्राम लिखते नहीं हो, बस आप उसको पिक्चर की फॉर्म में दिखाते हो, इसको हम बोल देते हैं बेटा फ्लो चार्ट। इसमें जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं वो आपने पढ़ने हैं कि हर एक सिंबल का क्या मतलब होता है ना। जैसे हम टर्मिनेटर का पूछा जाता है जो सर्कल करके होता है ना। ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो टर्मिनेटर सिंबल होता है वो कौन-सा होता है, तो वो सर्कल होता है। बाकी प्रोसेस के लिए हम कौन-सा सिंबल यूज़ करते हैं, है ना? डायमंड जो शेप सिंबल होता है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, है ना? जो एक ऐसे करके सिंबल होता है डायमंड शेप, इसको आप तब यूज़ करते हैं जब आप क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं समथिंग के बीच में, या फिर प्रोसेसिंग के लिए भी इसको कई बार दिखाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसको कंपैरिज़न के लिए दिखाया जाता है। जब आप येस और नो वाली कंडीशन जब चलाते हैं, तब आप इसका यूज़ करते हैं इन अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू टीच ग्राफिकल शेप। जब आपको ग्राफिकल शेप अगर बच्चों को पढ़ानी है स्कूल में, तो आप किस लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, तो सर हम लोगो का सहारा लेते हैं। ठीक है, लोगो बेसिकली एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ग्राफिकल शेप्स को बताने के लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी चलो एक और होमवर्क रहेगा कि जो आपका लोगो लैंग्वेज है, ठीक है, ये कौन से ईयर में आई थी और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको मैं तभी होमवर्क देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसको एक बारे में पढ़ें और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी और, नॉलेज आपकी थोड़ी और बढ़ पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है आपकी, फोर्ट्रन यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि फोर्ट्रन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोल देते हैं। ओके, तो ये आपने कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रखनी होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसको आप क्या बोलते हैं। बेसिकली जो इंग्लिश टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं सर, इस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी बन जाएगी, हमारी कोबोल हमारी राइट आंसर बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपकी राइट आंसर बन जाएगी। कि जो आपकी कोबोल वगैरह थी ना, ये बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, जो बेसिकली मोस्ट जो उसका इसके जो केस थे वो हमारी किस में थे, इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थे। तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जावा वाज डेवलप्ड बाय। तो जावा किसने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, और जो बेसिकली जेम्स गोसलिंग थे उनके द्वारा ये लैंग्वेज जो थी बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके सारे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो सारे ये कंप्यूटर होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सर जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है वो समझती है कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर ठीक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको चौथे को ठीक कर लेना। अगर वैसे लिखना होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आएगा मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर सारी मशीन भाषा समझते हैं। वो डायरेक्टली ना तो बेसिक समझते हैं, ना इंग्लिश समझते हैं, ना ही कोई और लैंग्वेज समझते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा एक तरीके से, अगर उस टाइम पे भी आया होगा। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज़ इज़ एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर। तो ऐसी कौन-सी लैंग्वेज है जो सारे कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल है, तो वो हमारी मशीन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगी। मशीन ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको सारे कंप्यूटर समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो वो कौन सी आ जाती है हमारी, बेस्ट एल्गोरिदम बोलते हैं उसको। ओके, क्योंकि एल्गोरिदम में क्या होते हैं, स्टेप ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। जब आपको मल्टीमीडिया वेब पेजेस डेवलप करने हैं तो उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, तो जावा का सहारा लेते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है और इसको आपने याद रखना है। और जावा के हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, एप्लेट यूज़ करते हैं। ये भी लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सर हम एप्लेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि एप्लेट होते क्या हैं। बेसिकली हमारे पास एक स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन वेब पेजेस। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको आप वेब पेजेस में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे एप्लेट्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप यूज़ करते हैं लॉजिकल स्टेप ऑफ एल्गोरिथम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। ओके, क्योंकि सिंटैक्स से क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं किसी चीज़ को लिखने के लिए, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, बस सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, बेसिक, कबोल एंड जावा आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। देखो, चाहे सी है, चाहे बेसिक है, चाहे कबोल है, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे आ जाएंगे हमारे पास हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी मैंने एक चीज़ आपको बताई कि अभी जब सी का भी आपने फर्स्ट लेक्चर ही देखा है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई कि बेटा जब भी सी लैंग्वेज का इंडिविजुअल क्वेश्चन आया, मतलब अलग से क्वेश्चन आया उसका, उसमें ऑप्शन में दे रखा होगा कि सी किस टाइप की लैंग्वेज है, तो उसमें अगर मिड लेवल लैंग्वेज लिखा होगा ना, तो आपने उसको हमेशा उस पर टिक करना है। क्योंकि जब हमारी सी बनी है तो वो हमारी मिड लेवल लैंग्वेज में आती है, ना तो वो पूरी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, ना तो मशीन लैंग्वेज है, ना तो वो पूरी हाई लेवल लैंग्वेज है। वो उन दोनों के बीच में लाई करती है हमारी कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू उन्होंने एक कंपाइल करके ही पूछ लिया कि सी, बेसिक, कबोल किस टाइप की लैंग्वेजेस हैं, तो उस इसके अकॉर्डिंग तब तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, हाई लेवल ही बन जाएगा, क्योंकि इसने एक का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया, इसने सारी लैंग्वेजेस का कॉन्टेक्स्ट लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म। जो हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने ये काम करने हैं, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, तो सर हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल देते हैं। ओके, कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से अपना काम करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। जैसे मैं कल को आपको बोलूँगा बेटा आपने ये काम करना है, जैसे मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आपको ये करना है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ या फिर इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये काम करने हैं। तो वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर से कोई मतलब कम्युनिकेशन करनी है या फिर उससे कोई काम करवाना है, तो आप किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लोगे, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कोज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड एज। एक ऐसी मिस्टेक जो आपने अपने एल्गोरिदम के अंदर करी है, जिसकी हेल्प से आप क्या हो रहा है, रिजल्ट आपका गलत आ रहा है, तो वो किस टाइप का रिजल्ट, मतलब किस टाइप का एरर आता है, तो सर हम इसको हम लॉजिकल एरर बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, सिमेंटिक एरर्स होते हैं हमारे पास, है ना, सिंटैक्स एरर होते हैं। तो सिमेंटिक एरर्स होते ही किस टाइम के, जो हमारे पास लॉजिकल एरर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम सिमेंटिक एरर बोल देते हैं। जब मैंने बेसिकली आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी है, जब हमने ये सीरीज पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था इसी का ही, कंपाइलर का ही, कि आपके कंपाइलर के कितने स्टेजेस होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास दो टाइप के एरर आ जाते हैं मेनली। एक तो आ जाता है सिंटैक्स का एरर, कि आपने जो कुछ पहले से कुछ रूल लिखा है, आपने वही अगर प्रोग्रामिंग में गलत यूज़ किया है, जैसे आपने कई बार कॉमा नहीं यूज़ किया है, कई बार कुछ जो सिंबल है वो यूज़ नहीं किया है, उसकी वजह से आपकी गलती आती है, तो वो सिंटैक्स आता है। और बाकी कुछ अगर आपकी लॉजिकल गलती है, आपने प्रोग्राम तो ठीक लिखा है पर आपका जो लॉजिक है वही गलत है। मान लेते हैं आपने करना था 2+2 = 4, है ना, फिर आपने क्या कर दिया इसकी जगह, मान लेते हैं प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 प्लस आपने यहाँ पे 3 कर दिया, रिजल्ट आपका आना था 5, पर आपने क्या कर दिया, इसकी जगह प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 × 3 कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 6। तो जो आपको डिजायर्ड 5 था वो आपको 6 मिल रहा है। तो ये किसकी गलती है, कंप्यूटर की गलती तो नहीं है, वो किसकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी लॉजिक में गलती है वो। तो जो इस टाइप के एरर्स होते हैं वो लॉजिकल एरर होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर बोल देते हैं। ओके, सिमेंटिक एरर्स बोल देते हैं, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम कंपाइलर की स्टेजेस पढ़ते हैं ना, 4-5 स्टेजेस होती हैं वहाँ पे, है ना, लाइक सबसे पहले उसको डिकोड किया जाता है, लेक्सिकल मतलब एनालिसिस बोलते हैं, उसके बाद फिर मतलब सिंटैक्स चलता है, फिर सिमेंटिक चलता है, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट कोड एक जनरेट होता है। तो ऐसे करके आपका जो सारी चीज़ें हैं वो हम चलते हैं, जो जिन्होंने स्टार्टिंग जो लेक्चर देखा होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है वो कैसे कैसे टुकड़ों में टूट के लास्ट में जाके आपको एक आउटकम मिलती है। ओके, फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, टाइम बिट इज अ शॉर्ट फॉर। जो आपके पास टाइम बिट होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली जब भी आप बिट की बात करते हैं तो बिट हमारी होती क्या है, बाइनरी डिजिट होती है, चाहे वो बिट लिखा हो या टाइम टाइम बिट लिखा हो, बिट होती क्या है, एक सबसे छोटा डिजिट होता है। डिजिट हमारा क्या हो सकता है, या तो वो जीरो हो सकता है या तो वो वन हो सकता है ना। तो यही मैंने क्या बताया था, चाहे आपको बिट दे रखा हो चाहे बाइनरी डिजिट दे रखा हो, उसका एक ही मतलब है, कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग वे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो टाइप, ठीक है, यहाँ पे किलो टाइप नहीं होगा, यहाँ पे किलो बाइट होगा, ठीक है, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, 1 किलो बाइट मेक्स फॉर्म। तो 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, 1024 हमारे पास क्या होते हैं, बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 1 KB इज इक्वल टू
सॉरी 1 बाइट 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ओके, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट। तो मेमोरी को अगर मेजर करना है तो आप किस में मेजर करेंगे, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे टीबी राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या देखते हैं कि मेमोरी किस टाइप में मेजर होती है। या तो हम उसको देखते हैं एमबी में, या हम देखते हैं जीबी में, या उसको हम देखते हैं टीबी में। अगर उससे भी कम देखना होगा तो हम क्या देखते हैं, बाइट्स में देख देते हैं। उससे भी कम देखना होगा तो हम किस में देख देते हैं, बिट्स में देख लेते हैं। तो ये सारी हमारे पास मेमोरी को देखने की यूनिट्स होती हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि जो टेराबाइट होता है जिसको हम टीबी बोलते हैं, वो एक मेमोरी मेजरमेंट की एक यूनिट है ना, जिसकी हेल्प से हम मेमोरी बता सकते हैं कि मेरे पास 1 टेराबाइट की मेमोरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द मेथड टू स्टोर करेक्टर्स इन अ बाइट। जो आपके मेथड है तो इसके हेल्प से आप क्या करते हैं, करेक्टर्स वगैरह या फिर सिंबल वगैरह को बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग सिस्टम बोल देते हैं। ओके, तो कोडिंग सिस्टम भी होता है क्या है, एक बेसिकली जब आप स्टोर करते हैं किसी करेक्टर को या फिर किसी सिंबल को इन फॉर्म ऑफ बाइट। जैसे मैं बोलूँ आपको कि जब आपका ए है, अल्फ़ाबेट ए है, जैसे आप स्काई कोड, जैसे मैंने आपको बताया ना स्काई कोड में बेटा क्या होता है, स्काई कोड जो हमारा 7 बिट का था एक, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अलग-अलग कैरेक्टर्स थे, उनको हमने मेमोरी में स्टोर किया है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैंने ए सिंबल को मेमोरी में स्टोर किया है, और ए का जो डिजिटल या फिर डेसिमल वैल्यू कितनी है, ए की स्काई वैल्यू 65 होती है। तो 65 को अगर आपको 7 बिट में स्टोर करना है, तो आप क्या करते हो, उसको 7 बॉक्सेस के अंदर उसको आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे बना देते हैं हम 7। तो 65 को अगर आपको मेमोरी में स्टोर करना है और कितने बॉक्सेस में स्टोर करना है, सर हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं, है ना। तो 7 बॉक्सेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कैसे बन जाते हैं हमारे पास, मैं बना देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्सेस इसलिए बनाए क्योंकि ये मेरा कौन सा है सर, हमारे पास ये हमारे पास स्काई का 7 बिट का जो था वो एक तरीके से करेक्टर कोड था 7 बिट का। तो 65 का कैसे स्टोर करेंगे सर, इसको जब हम बाइनरी में स्टोर करते हैं तो इसका मतलब है कि जब हमें 65 कौन सी वैल्यू दे रखी है सर, 65 हमारी कोई डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू से आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी वैल्यू में। तो बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, बेसिकली हम 2 की पावर में क्या चलते हैं, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो अब देखो 65 आपका कहाँ पे आता है, 2 की पावर कितने में आता है, जैसे आप करेंगे, ठीक है, 2, 2 का 4, 2 का 6, ठीक है, 12, ठीक है, ठीक है, तो मैं जैसे बोलते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब आप देखोगे कि जब 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, जब अभी 2 की पावर 6 है, वहाँ पे कितना बन जाता है, ये 64 वहाँ पे ये बन जाता है। 2 की पावर 6 में कितना बन जाता है, 64 बन जाता है। तो मतलब आपको बोलने का मतलब सर, जब हम इस वाली बिट को अगर हम 1 सेट कर देंगे, है ना, तो ये कितना बन जाएगा सर, 64 बन जाएगा। और हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको पता है कि किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो कितना होता है, 1 होता है। तो आपको एक यहाँ पे एक नंबर चाहिए, 1 चाहिए, और बाकी आप सभी को 0 सेट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब है कि सर जब आपका 6th, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी 7th नंबर की जो बिट है और जो आपकी फर्स्ट नंबर की बिट है, अगर आप इन दोनों को 1 1 सेट कर देंगे, तो आपकी जो लास्ट में बाइनरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, कि सर वो हमारे पास बाइनरी वैल्यू आएगी 1 0 0 0 0 0 और 1। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बाइनरी वैल्यू बन जाएगी। किसकी बन जाएगी सर, जो हमारा करेक्टर ए है। तो जब मेमोरी में इसको आप देखेंगे तो मेमोरी में आपको इस टाइप में वो स्टोर होके मिलेगी, ना कि ऐसे। हम तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं 65, पर 65 मेमोरी में कैसे स्टोर होगी सर, वो बाइनरी फॉर्मेट में ऐसे स्टोर होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी करेक्टर को या फिर किसी भी सिंबल को बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, कि यहाँ तो मैंने सिंपली 7 बिट बताया था क्योंकि हमारे जो बाइट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जब आप उसको उसमें स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कोडिंग सिस्टम होता है। जैसे हम आपने यहाँ पे देखा ना कि हमने ए को 65 जो वैल्यू थी, इसको मेमोरी में हमने कैसे स्टोर किया, वो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी, ऐसे करके हमने उसको स्टोर किया हुआ। तो ये हमारी क्या बन जाती है, कोडिंग सिस्टम बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने सारी चीज़ें समझनी होती हैं। मतलब तो डाउट नहीं रखने की थी उस चीज़ का कि सर ये कैसे है, क्या हुआ। तो जितनी चीज़ें होती हैं मैं आपको साथ में तभी क्लैरिफाई कर देता हूँ, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सारे जो टीचर्स हैं वो रटवाने का पर्सपेक्टिव रखते हैं। हमारा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव यही है कि आप जितना चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ ईज़ी वे में, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1001 सीरीज़ ऑफ 4 बिट इज़ नोन एज़। तो देखो 1001 आपका क्या होगा,
इसको आप जैसे ही डिकोड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा सर हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे सिंपल बोला है कि जब 4 बिट में किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसको निप्पल बोलते हैं। तो ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, बिट क्या होता है? बिट बेसिकली कोई भी एक सिंगल वैल्यू या फिर सिंगल डिजिट या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। बाइट क्या होता है? बाइट हमारा बन जाता है जहाँ पे हमारे 8 बिट्स होते हैं, और वैसे ही हमारे पास निब्बल क्या होता है? निब्बल होता है हाफ बाइट। मतलब अगर आप 8 को आधा कर दो तो कितना बन जाता है? 4 बन जाता है। तो 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं? निब्बल बोल देते हैं। वही लिखा है कि जैसे 1001 है, सीरीज़ ऑफ 4 बिट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? निब्बल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम मेक्स इजी टू यूज अ कंप्यूटर? ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं जिसके वजह से आपका कंप्यूटर आपको इजी टू यूज लगता है? तो इजी टू यूज के लिए आप क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारी चीज़ें आपको एक तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको दे देता है जिसकी वजह से आप मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो ईजिली आप ऑपरेट कर पाएँ मतलब यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी मेमोरी होती है जो आप सेकेंडरी मेमोरी से कुछ टाइम के लिए लेते हैं, या फिर आप उसको सेट कर सकते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी रैम है, रैम कितने एमबी की है? मान लेते हैं आपकी 4 जीबी की रैम है, पर आपको 4 जीबी की रैम सफिशिएंट नहीं लग रही है, तो आप एक कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी होती क्या है? बेसिकली आप जो आपका रैम होता है उसको आप बढ़ाते हो। जैसे मान लेते हैं 4 जीबी तो मेरे पास अपनी रैम कंप्यूटर में इंस्टॉल थी, पर मैंने 4 जीबी एक्स्ट्रा बढ़ा दी। तो एक्स्ट्रा मैंने कैसे बढ़ाई? मैंने क्या किया, जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी थी, जैसे मान लेते हैं मेरे हार्ड डिस्क ड्राइव थी, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा कितना ले लिया? मैंने 4 जीबी का जो हिस्सा था वो वहाँ से ले लिया, और उसको मैंने क्या बना दिया, उसको मैंने सिंपली बोल दिया कि जो ये 4 जीबी वाला हिस्सा है, इसको मैं हमेशा यूज़ करूँगा। अब किस टाइप के लिए? रैम मैकेनिज़्म के लिए इसको यूज़ करूँगा। तो अब बेसिकली देखा जाए तो मेरी रैम कितनी होगी? मेरी रैम 8 जीबी की होगी। और जो मेरी हार्ड डिस्क थी, मान लेते हैं ये मेरी 100 जीबी की हार्ड डिस्क थी। अब 100 जीबी में से मेरे पास कितनी बच जाएगी हार्ड डिस्क की स्पेस? पहले जो मुझे 100 जीबी दिख रही थी, अब मुझे कितनी दिखेगी? 100 में से 4 कम कर दो, कितने बच जाएँगे सर हमारे पास? 96 जीबी। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना सिस्टम ऑन करूँगा या फिर यूज़ करूँगा, तो जो मुझे पहले 100 जीबी मुझे दिखता था स्पेस, वो अब घट के कितना रह जाएगा? 96 जीबी रह जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया? मैंने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ किया, जिससे मैंने जो 4 जीबी एक्स्ट्रा मेमोरी थी वो मैंने हार्ड डिस्क से ले ली। हार्ड डिस्क से मैंने यूटिलाइज़ कर ली और उसको मैंने क्या बना दिया? एज़ अ रैम बना दिया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे रैम 8 जीबी की दिखेगी, और जो मेरी हार्ड डिस्क है वो 96 जीबी की मुझे दिखेगी, क्योंकि मैंने उसका मेमोरी का थोड़ा हिस्सा किसमें ले लिया? रैम को यूटिलाइज़ करने के लिए ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ मेमोरी हार्ड डिस्क व्हिच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू टू एक्सटेंडेड रैम। ओके, समझ आ गया जो मैंने 4 चीज़ आपको समझाई? तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल। जब आप डाटा सीपीयू से जब आप पेरिफेरल के पास जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली जब भी आपको डाटा भेजना होता है या फिर कुछ करना होता है, तो वो हम यूज़ करते हैं इंटरफेसेस का। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जब आप कोई डाटा इनपुट करते हैं सीपीयू के पास, तब भी क्या होता है, कोई ना कोई एक बीच में इंटरफेस होता है जो क्या करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को समझता है और उसको समझने के बाद सीपीयू के पास भेजता है ना? तो जो ये बीच में एक प्रोग्राम होता है या फिर एक ऐसा इंटरफेस होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? इसको हम इंटरफ़ेस बोल देते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, रिपेयर फ्रॉम नॉन सॉफ्टवेयर बग। जब आप एक किसी सॉफ्टवेयर बग को आप जानते हो और उसको आप रिपेयर कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फिर उसको हम बोल देते हैं पैच। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैच। ये जो हमारे कंप्यूटर जो बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपको जो सॉफ्टवेयर के अपडेट वगैरह मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैच वगैरह बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली विच सॉफ्टवेयर यूजेस टू कीप रिकॉर्ड। बेसिकली ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड वगैरह स्टोर करते हैं या फिर कीप करते हैं, तो हमारे डाटाबेस होते हैं, है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा बेस पैकेज यूजेस एम एस डोस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर, है ना? तो ऐसा कौन सा डाटाबेस पैकेज है जो एम एस डोस के अंदर चलता है? ओके, जैसे एम एस डोस के अंदर लिनिक वो चलता है ना, आपका लोटस 123 चलता है ना? लोटस 123 क्या है हमारे पास सर? या फिर लोटस जो है वो क्या है हमारे पास सर? एक टाइप ऑफ तो हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे बोला कि जो डाटाबेस का प्रोग्राम है वो क्या होता है यहाँ पे किसमें? हमारे एम एस डोस के अंदर। तो आपने याद रखना है कि सर जो हमारा डाटाबेस प्रोग्राम होता है उसको डी बेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी बेस का कौन सा वर्जन है? यहाँ पे थर्ड वर्जन इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं, इनको आपने क्या करना है? नोट करके लिखना है। बाकी आपको होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट होमवर्क, कि जो आपका डीबेस है, इसकी जो आपको फ़ाइल आप स्टोर करते हैं, ठीक है? फ़ाइल स्टोर की एक्सटेंशन क्या है इसकी? फ़ाइल स्टोर की एक्सटेंशन कब है? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे।
फिर नेक्स्ट दे रखे हैं हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि जो भी कैसा कोई चीज़ हमने यूज़ करनी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें हैंडल करने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स। तो लिनक्स हमारे पास क्या है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? इसको किसने बनाया था? लिनस टॉरवाल्ड ने बनाया था। लिनस टॉरवाल्ड ने इसको बनाया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। अच्छा सर, आपने हमें सी लैंग्वेज में बताया था, सी लैंग्वेज की हेल्प से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था? तो वो सर हमारा यूनिक्स बना था, है ना? तो केन थॉमसन ने इसको बनाया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जितनी बार इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उतनी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कंट्रोल करते हो हार्डवेयर को? तो वो कौन सा होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास अ कंप्यूटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो विद हेल्प आप कैसे करते हो? चाहे वो इंटरप्रेटर है, चाहे वो कंपाइलर है, तो इसका मतलब सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि चाहे इंटरप्रेटर है, चाहे कंपाइलर है, चाहे असेंबलर है, ठीक है? ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट दे रखा है हु डेवलप यूनिक्स। तो यूनिक्स किसने बनाया था? बेसिकली वही बताया मैंने, केन थॉमसन ने बनाया था। और कौन सी लैंग्वेज की हेल्प से बना था वो? सी लैंग्वेज की हेल्प से वो बना था। तो ये सारा डाटा ऐसा होता है, जितना हमारा रिवाइज करेंगे उतने लिए आपको वो प्लस पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ। देखो असेंबली लैंग्वेज के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? असेंबलर का सहारा लेते हैं। बस वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई ना आपको, कि आप क्या करते हैं कि हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है। इनका मेन काम ही क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो वैसे ही असेंबली लैंग्वेज अगर कोई होगी तो उसको अगर हमें लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम असेंबलर का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज। कि कोई भी ऐसी प्रोग्राम जिसको आप ट्रांसलेट करते हैं मशीनी भाषा में, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सर उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। जो आपने सी लैंग्वेज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बना दिया था, तो जब उन्होंने उसको देखा होगा, बच्चों ने उसको पढ़ा होगा, तो उनको पता है कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं। जब भी एक प्रोग्राम की आउटपुट हमें मिलती है तो हमें क्या मिलती है? एक ऑब्जेक्ट कोड मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। तो जो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। देखो ये दोनों चीज़ें मैंने वही समझा दी थी आपको जब आपने सी लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखा होगा, तो वहाँ पे आपको पता है कि सर सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। और लास्ट में मैंने आपको एक पूरा एक ग्राफिकल वेस में भी बता दिया था कि बेटा ऐसे करके आपको जो प्रोग्राम होता है वो चलता है। तो जिन्होंने वो देखा होगा तो ऑब्वियसली उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि सर ऐसा ही करके हमें अब आइडिया लग रहा है कि अच्छा ऐसी चीज़ें चलती है हमारी। नेक्स्ट दे रखा है पेज मेकर सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू। देखिए पेज मेकर होता है वो क्या सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली? तो आपने याद रखना है जो आपका पेज मेकर है ना, ये बेसिकली आपका विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देखो यहाँ पे वो लिखा है कि विच कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज। देखो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे आपका कंपाइलर राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इसने ऐसे नहीं बोला है कि अगर वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इंटरप्रेटर का मैंने क्या बताया था आपको कि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ऐसा तो इसने नहीं लिखा है यहाँ पे। इसने सिंपल लिखा है कि हाई लेवल को सीधा कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो आपका कंपाइलर होता है। मान लेते हैं कल को लिखा होता है कि हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पर कैसे? लाइन बाय लाइन, तब आपका इंटरप्रेटर राइट आंसर होता। पर वही अगर असेंबली का पूछा होता कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब आपका असेंबलर राइट आंसर आता। तो ये तीनों चीज़ें थी जो कंफ्यूज करती हैं, तो मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट दे रखा है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है कि हमारे पास सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना? और किस सूट के अंदर आता है? कौन से सूट के अंदर आता है? तो जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर हमें ये मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर से हमें अलग अलग एप्लीकेशन मिलती हैं, जैसे वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है ना? फिर इसके अलावा एम एस एक्सेस मिलता है जो उसका डाटाबेस होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल हु राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम। देखो जो पर्सन है जो प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं सर? उनको हम प्रोग्रामर बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बूट रूटीन में होता क्या है? सबसे पहले वो क्या करता है? जब आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं सबसे पहले चेक करता है कि यार मेरे पास जो जो मेरे कंप्यूटर में लगे हैं, मेरे पास कीबोर्ड लगा है, मेरे पास माउस लगा है, मेरे पास
मेरा मॉनिटर स्क्रीन लगा है ना? इसके अलावा मेरे पास मान लेते हैं कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी पेरिफेरल और भी कुछ भी लगा है, वो सारे वर्क कर रहे हैं, किसी में दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ चेक कैसे करते हैं? तो फिर उसकी विद द हेल्प ऑफ हम पोस्ट टेस्ट उसको चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आप पावर बटन प्रेस करते हैं, तो आपके जितने भी कंप्यूटर के पेरिफेरल होते हैं, उसके अब उनके पास क्या जाता है, एक सिग्नल जाता है सभी के पास। सिग्नल जाता है सभी के पास कि बोलता है कि भाई दिक्कत तो नहीं है कोई? कोई दिक्कत नहीं है तो उसको रिवर्ट बैक करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। माउस के पास आता है, दिक्कत तो नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है तो रिवर्ट बैक करता है। मॉनिटर के पास देखता है कि मॉनिटर में कोई भी दिक्कत नहीं है तो रिवर्ट बैक करता है सिस्टम को। तो फिर सिस्टम को लग जाता है पता कि अच्छा कोई भी दिक्कत नहीं है तो सिंपल जो है टेस्ट वो पास हो जाता है। उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो बूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब अपने आप को पहले चेक करता है कि मैं कैपेबल हूँ स्टार्ट होने के लिए कि नहीं हूँ। तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डिटेल्ड रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलोंग विद द टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिंट आउट द प्रोग्राम इज नोन एज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली जब आप डिटेल्ड किसी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन होती है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे आप अपना मोबाइल वगैरह लेते हैं, सिंपल फंडा है, जब आप मोबाइल लेते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? मैनुअल दिया जाता है ना, डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि कैसे कैसे वो वर्क करता है। पर वही अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ या फिर किसी सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एक्चुअल में जो आपका सॉफ्टवेयर बना है, किस-किस लैंग्वेज में बना है, कौन-सी कोडिंग उसमें करी है, तो वो सारी डिटेल में डिस्कशन दी होती है वहाँ पे, है ना? तो उसको हम बोल देते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये आप तब देखेंगे जब आप बेसिकली एक एमएनसी वगैरह में काम करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन। तो इंटरनल ऑपरेशन कौन कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? तो वो सर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखो एक ही क्वेश्चन है, बस घुमा-फिरा के पूछे हुए क्वेश्चन वो, तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था करेक्टिंग एरर। तो जब आप करेक्ट करते हो एरर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोल देते हैं। बेसिकली एक्चुअल डिबगिंग होता है क्या? एक तो आप फाइंड करते हैं प्लस आप उसको करेक्ट करते हैं। तो फाइंडिंग एंड करेक्शन को हम डिबगिंग बोलते हैं, पर इन्होंने सिंपल करेक्टिंग लिखा था, तब भी इसका राइट आंसर क्या बन जाता है? डिबगिंग बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर। जब आप क्या करते हो? कॉपी करते हो कंप्यूटर के प्रोग्राम को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को, और आप इसकी जो ऑथर है उसकी परमिशन नहीं लेते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सॉफ्टवेयर की पायरेसी बोल देते हैं। जैसे विंडोज़ में होता है ना कि विंडोज़ का हम लाइसेंस नहीं लेते हैं, पर फिर भी उसको हम मतलब इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो वो बेसिकली क्या है? विंडोज़ सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट सो दैट। देखो डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरत होता है? जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा ना ऊपर ये वाला, कि डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है? जहाँ पे सारा का प्रोग्राम सर्कल लिखा होता है कि वो कोई प्रोग्राम कैसे बनाया है, कैसे उसको टेस्ट किया है, क्या क्या उसके रिजल्ट आए थे। तो वो सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं, वो यहाँ पे पूछी हैं। तो बेसिकली क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि फर्स्ट देखा है यूज़र कैन लर्न हाउ, देखो ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि यूज़र यूज़ करता है, यूज़र को पता होता है कि कैसे उसको किसी प्रोग्राम को यूज़ करना है। सेकंड, अदर प्रोग्रामर नो हाउ टू मेंटेन। देखो अगर आपके मान लेते हो कल के मैंने एक प्रोग्राम लिखा और मैंने आपको वो चीज़ पूरी डिटेल में बता दी कि बेटा ये प्रोग्राम है, ये इसके फंक्शन है, ये इसकी कोडिंग है, तो आप उसको देख पाओगे नहीं, अच्छा सर ये आपने मैं बता दी, अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो आप वो ईजिली कर पाएंगे। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। फिर थर्ड देखा था प्रोग्राम कैन सी व्हाई द कोड इज रिटन एंड द वे व्हाइल हंटिंग द सोर्सेज ऑफ एरर। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो आपने प्रोग्राम मतलब लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं कल को मैं आपका कभी प्रोग्राम चेक करूँगा कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास ये एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है वो मैं देख पाऊँगा कि आपकी कौन सी लाइन की वजह से दिक्कत आ रही है या फिर कौन सा आपने एक चीज़ लिखी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरत होती है इन सभी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज़ क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली जब हम बात कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास एप्लीकेशन चल रही होती है ना, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है मेरे पास डेवलपिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क द सेम वे एज मैनी टाइम्स एज नीडेड इज अ कंप्यूटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली प्रोग्रामिंग बोल देते हैं, है ना? प्रोग्रामिंग की फुल फॉर्म आई कि आप क्या करते हो? डिवेल्प करते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जिसको आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो और कंप्यूटर उसको फॉलो करता है। वही चीज़ जो ऊपर दे रखी थी ना कि जब आपको किसी कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आप क्या करेंगे? कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे घुमा के पूछी है, बस और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपाइलिंग क्रिएट्स। जो आपका कंपाइलिंग होती है उस टाइम पे आपका क्या बनता है? वही जो कंपाइलर के स्टेट्स आते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या बन जाता है कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। जिन्होंने सी लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर देखा है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सर जब हम कंपाइलिंग हमारी खत्म हो जाती है, तो लास्ट में हमें एक EXE फाइल मिल जाती है, एग्जीक्यूटिंग फाइल मिल जाती है, फिर जिसको हम चलाते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा प्रोग्राम है वो चल पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। तो ये कौन चेक करता है? ये आपका बूटिंग के टाइम पे ये चेक होता है ना? तो बूटिंग में कौन सा टेस्ट चलता है सर? हमारा पोस्ट टेस्ट चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलता है, जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि जो सारे कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं या फिर जो हमने लगाए हैं वो सारे वर्किंग है या फिर प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो वो सारे चेक होते हैं बूटिंग के टाइम, और बूटिंग के टाइम पे कौन सा एक तरीके से प्रोग्राम चलता है उसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्हिच कैन बी बाउट। मतलब सिंपली बोला ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसको आप खरीद नहीं सकते हो, है ना? तो वो कौन सा प्रोग्राम होता है? बेसिकली बात कर लेते हैं ऑफ द शेल्फ टेलर मेड कस्टम डेवलप या फिर ऑल ऑफ दीज कैन बी परचेज। देखो सारी की सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो, ठीक है? ऑफ द शेल्फ भी आप खरीद सकते हो, टेलर मेड भी आप खरीद सकते हो, ना जो चीज़ पहले से कोई बनी बनाई हुई नहीं है उसका आप खरीद सकते हो। कस्टम मेड भी आप खरीद सकते हो, जैसे मान लेते हैं मुझे अपनी कोई रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोला कंपनी को कैसे करके मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप उसको डेवलप करके दे दो, है ना? तो कस्टम मेड भी बन जाते हैं, ऑफ द शेल्फ भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे हमारे पास क्या बन जाएँगे? राइट आंसर बन जाएँगे, है ना? बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हमें एक तरीके से मतलब बताओ क्या है? तो यूनिक्स, मैक ओएस, विंडोज़ 98 तो एक्स तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि एक्सेस क्या है हमारे पास? डाटाबेस है, और ये क्या है हमारे पास? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 2 चीज़ें हैं, चाहे तो डाटाबेस की बात कर लो, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लो, और बाकी सारी की सारी ये क्या है? एमएस-डॉस, विंडोज़, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे करके जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर कनेक्टेड विद अ लैन। जो आपके पास सिस्टम कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैन, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? वर्क फास्ट, गो ऑनलाइन, कैन ईमेल, कैन शेयर इन्फॉर्मेशन और वेरी। देखो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो आपके लैन के ऊपर सिस्टम होते हैं इनकी हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट हमारे पास क्या होती है? पैरिटी बिट हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमें कोई एरर वगैरह डिटेक्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और ये बेसिकली जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि पैरिटी बिट वगैरह क्या होता है, कब इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा पैरिटी के अलावा फ्लैग बिट पढ़ते हैं, तो ये 2-3 बिट्स होते हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं। तो वहाँ से इसमें ये याद रखना है कि पैरिटी बिट क्या होता है? यूज़ टू डिटेक्ट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नीड्स सोर्स डिवाइस एंड द डेस्टिनेशन डिवाइस इन अ लाइन ऑफ साइट। ओके, तो इसके लिए आप किसका सहारा लेते हैं? सर इसके लिए हम इंफ्रारेड का सहारा लेते हैं। बेसिकली इंफ्रारेड होता है कि जो आप टेलीविजन का जो रिमोट होता है ना, टीवी का जो रिमोट होता है, तो आप क्या करते हो? जब अपने टीवी के सामने उस रिमोट को प्रेस करते हो ना तभी वो चलता है ना? तभी वो आगे एक्शन परफॉर्म करता है। जो उस टाइप के जो एक तरीके से मैकेनिज्म होते हैं ना, तो उसमें हम किसका सहारा लेते हैं? इंफ्रारेड का सहारा लेते हैं। और इसमें इंफ्रारेड में हमेशा याद रखना है कि लाइन ऑफ साइट होता है कि जब आप टीवी का जो रिमोट होता है उसको आप टीवी के सामने ही ऑपरेट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम ग्रुप। तो इनमें से अलग कौन सा है वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पे अलग आपका कौन सा बन जाएगा? आपका इंटरनेट आपका अलग से बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि इंटरनेट बेसिकली हमारे पास क्या है, एक तरीके से ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। पर बाकी सारे के सारे दे रखे हैं वो नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं, ठीक है? चाहे एप्पल टॉक है, चाहे बस है, चाहे रिंग है, ये सारे नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं। ये सारे नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं। तो जो इंटरनेट है वो क्या है? हमारे पास एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इस तरह का है वैन, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका कहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, उसके बारे में पूछा है। तो म्युनिसिपैलिटी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कि म्युनिसिपैलिटी में आप सिंपल मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर लोकल नेटवर्क भी लगा सकते हैं, ठीक है? लैन लगा सकते हैं म्युनिसिपैलिटी, मतलब एक सिंपल म्युनिसिपैलिटी होती है जो सिंपल सा एक मतलब वो होता है ना कि 2-3 बिल्डिंगें होंगी, तो उसके लिए आप वाइड एरिया नेटवर्क थोड़ा ना यूज़ करोगे। उसके लिए आप सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल कंप्यूटर व्हिच इज कनेक्ट कंसर्न्ड विद द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम फॉर पीसी वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा सर्वर। तो वही लिखा है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, अलग अलग सिस्टम या फिर उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग सिस्टम को वो डोनेट करने का या फिर देने का काम करता है, तो उसको हम सर्वर बोल देते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनको क्या करना है? अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर हम देख लेंगे जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो बच्चे सी लैंग्वेज का वेट कर रहे हैं तो अभी उसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है, जो सेकंड आपका लेक्चर है उसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बाकी जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम
आगे देख लेते हैं। अभी के लिए आप इतना जो 87 क्वेश्चन है इनको आप देख लेना, इसके अलावा कोई डाउट यहाँ पे रहता है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।